जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लास 12 के हमारे जो भी बच्चे साइंस आर्ट्स कॉमर्स के होंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पूरी गहराई के साथ तैयारी करेंगे, क्योंकि यहाँ से आप लोग को फाइनल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की 100% गारंटी है। तो इसीलिए मेहनत करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं कि 2023 का ये पेपर है और जिसमें से 3 घंटा 20 मिनट समय दिया गया था और कुल 30 अंक के प्रश्न है। तो समय आप लोग के पास काफ़ी ज़्यादा दिया जाएगा। प्रश्नों को बारीकी से अध्ययन करके आप लोग को बनाना है। तो प्रश्न क्या पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रश्न संख्या 1 पूछा गया है, वो कह रहा है कि भारत में किस वर्ष पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। 1995 ईस्वी। 1995 ईस्वी में भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत की गई थी। और पोलियो की कितने बूंदे पिलाई जाती है, तो 2 बूंदे पिलाई जाती है। इसके अलावा WHO के द्वारा पल्स पोलियो भारत को पल्स पोलियो से मुक्त कब घोषित किया गया, तो 2014 ईस्वी में। आप लोग इसे नोट करते जाइएगा और साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी को भस्मीकरण द्वारा जलाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, किस एक को छोड़कर सभी को भस्मीकरण द्वारा जलाया जा सकता है, तो इसमें से जो छोड़ा जाएगा वो होगा टूटे हुए थर्मामीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 कहता है कि मलेरिया किससे होने वाली बीमारी है। काफ़ी इजी प्रश्न है और अच्छे प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा परजीवी से। मलेरिया जो है परजीवी से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 कहता है कि डीपीटी का बूस्टर डोज बच्चों को कब लगवानी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, डीपीटी का जो बूस्टर डोज है वो बच्चों को 16 से 24 महीने में लगवानी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान आर्टिकल को ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज किया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इस बार भी संभावना है कि पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, दस्ताने। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि आमतौर पर ऑटोक्लेव द्वारा किया गया स्टेरिलाइजेशन कितने तापमान पर किया जाता है। तो इसको कितने तापमान पर गर्म किया जाता है, तो आप सभी को पता है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 121 डिग्री सेल्सियस। 121 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सुनने की प्रक्रिया आमतौर पर एक किसकी मदद से की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के जरिए डॉक्टर सुनने की प्रक्रिया की कार्य को पूरा करता है। 8 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि जब आप कोरोना वायरस के संपर्क में आए हो तो अन्य लोगों से अलग रहना कहलाता है। तो अन्य लोगों से अलग रहना क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो अन्य लोगों से अलग रहना कहलाता है क्वारंटीन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। अब हम 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा 9 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक में एक सक्रिय एजेंट है। तो एंटीसेप्टिक में एक सक्रिय एजेंट के रूप में काम करता है कौन हमारे प्यारे बच्चों, तो वो करता है एल्कोहल भी करता है, फिनाइल भी करता है, आयोडीन भी करता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कहता है पैरों में ठाठ किसके कारण होता है। तो पैरों में ठाठ बनने का कारण क्या होता है, तो कवक के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। इसके अलावा WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। जेनेवा कहाँ पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। WHO में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, आप लोग हमें कमेंट में लिखेंगे। आप लोग के लिए ऑप्शन है 194 और 164। 11 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन अच्छे स्वास्थ्य जांच में शामिल नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य जांच में शामिल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति को स्वास्थ्य जांच में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि फिजियोथेरेपी की तकनीक है। तो फिजियोथेरेपी की तकनीक क्या हो जाएगा, मालिश भी हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, हाइड्रोथेरेपी हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी फिजियोथेरेपी के तकनीक के अंतर्गत में आते हैं। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव शारीरिक अपशिष्ट को निपटाया जाता है। तो मानव शारीरिक अपशिष्ट को किसके द्वारा निपटाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये निपटाया जाता है भस्मीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा।
नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न कहता है कि सबलिंगुअल का अर्थ है दवा रखी जाती है। तो सबलिंगुअल दवा कहाँ दी जाती है? जीभ के नीचे दी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा और इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा कोविड-19 की शुरुआत कब की गई? तो 2019 ईस्वी में की गई थी। कोविड-19 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चीन से हुई थी। अगर चीन से किस शहर के बारे में पूछा जाए तो वुहान शहर से हुआ था। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। 15 और आखिरी नंबर प्रश्न हमारा खंडे का पूछा जा रहा है कि समान मानव रक्तचाप है तो समान मानव रक्तचाप कितना होता है? आप सभी को पता है 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, हाथों की सफाई की दर कितनी होनी चाहिए? तो 20 से 30 सेकंड होने चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेडों की संख्या कितनी है? तो 30 से 50 होनी चाहिए। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 15 अंक के पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को किए हैं। अब हम खंड बी वाले प्रश्नों को करने वाले हैं। अब हम खंड बी में जो हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को भी करेंगे। तो जिसमें से हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो ओपीडी और आईपीडी में अंतर लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 अंक के प्रश्न हैं और 2 अंक के प्रश्न का आंसर हम करने वाले हैं। तो उसमें से हमने ऐड कर दिए हैं जो प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं बन सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ओपीडी में मरीज बिना भर्ती उपचार कराता है और आईपीडी में मरीज को भर्ती किया जाता है। तो दोनों में ये अंतर है। ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट। आप लोग इसका फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पैथोलॉजी विभाग के 2 कार्य लिखिए। तो पैथोलॉजी विभाग के 2 कार्य क्या होते हैं? पहला होता है रक्त जांच करना और दूसरा होता है मूत्र जांच करना। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, फार्मेसी विभाग का क्या कार्य है? तो फार्मेसी विभाग का क्या काम होता है? डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयों का वितरण करना फार्मेसी विभाग का कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि आईसीयू क्या है? आईसीयू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आईसीयू जो है गंभीर रोगियों की विशेष देखभाल हेतु विभाग है, जहाँ पे इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन सेवाएं दी जाती है। 17 नंबर प्रश्न है कि नर्सिंग विभाग की कोई 2 भूमिकाएं लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, नर्सिंग विभाग की 2 भूमिकाएं क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो हो जाएगा मरीज की देखभाल करना और दूसरा हो जाएगा दवा देना। तो नेक्स्ट अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि खंड सी की ओर चलते हैं, जहां से हमारा प्रश्न है अस्पताल के प्रमुख विभागों का वर्णन कीजिए। तो अस्पताल के प्रमुख विभाग कौन कौन से होते हैं आप सभी को जानकारी होना चाहिए। ओपीडी, आईपीडी, आपातकालीन विभाग, पैथोलॉजी। इसके अलावा रेडियोलॉजी, फार्मेसी, जहाँ पे ये सभी विभाग मिलकर रोगियों को संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसके स्थान पर आप लोग का फिजियोथेरेपी क्या है, इसके प्रमुख कार्य पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट क्या है, ये भी प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके स्थान पर आप सभी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी की भूमिकाएं भी पूछी जा सकती है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी की भूमिकाएं लिखिए। तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने वाला ग्रामीण क्षेत्र का पहला केंद्र होता है हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। दूसरा पॉइंट है टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, परिवार नियोजन, संक्रामक रोगों का नियंत्रण, ये हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा की जाती है। इसके अलावा पानी, स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा पर कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा की जाती है। वहीं आम जनता को सस्ती और उपलब्ध चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। कहाँ, किसके द्वारा? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के एग्जाम के लिए। 3 फरवरी का आप लोग का फाइनल एग्जाम होने वाला है।